नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज सीएम धामी 13 जिलों और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 70 विधानसभाओं के प्रवास पर रहेंगे और साथ ही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। तो चुनाव से पहले प्रदेश भर के दौरे पर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, हालांकि 5 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है और इस दौरान जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि मौके पर ही उन समस्याओं का निपटारा भी किया जाए। चलिए आपको बड़ी खबर बता दें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से बड़ा दांव खेला गया है। पार्टी प्रमुखों के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पुष्टि की है कि चुनाव के बाद कौन चेहरा होगा कांग्रेस का, यानी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये बाद में स्पष्ट किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। पार्टी प्रमुख के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि कर दी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बड़ा दांव पार्टी प्रमुखों के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दाव यहां पर खेला गया है। कांग्रेस का यह कहना है कि पार्टी प्रमुखों के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। और इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने दी है। उन्होंने पुष्टि की है कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, यहाँ पर बड़ा ऐलान कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये पहले जानकारी नहीं दी जाएगी, ये पहले तय नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद तय किया जाएगा। जी प्रीति, आपको बता दूं कि लगातार जो उठापटक कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, लंबी उठापटक के बाद जो है कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को बनाया गया है और अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं तो चुनाव संचालन समिति में जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर आए हैं। साथ ही जो पंजाब वाला फार्मूला था, पंजाब वाले फार्मूले को उत्तराखंड में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए हैं। प्रीति, चेहरा तय हो जाता है, नाम तय हो जाता है जिसके पीछे पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस इसको अलग तरीके से देख रही है। ऐसा क्यों, क्या वजह देखते हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जमीनी स्तर के नेता हैं और बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है और राजनीति की अच्छी सूझबूझ हरीश रावत रखते हैं। इसलिए हरीश रावत को जो है चुनाव संचालन का समिति का जिम्मा दिया गया है ताकि उनके नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में किस तरीके से चुनाव लड़ा जा सके, उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और साथ ही इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोशानी जुड़ गई हैं। गरिमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। जी, यहाँ पर पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। उससे पहले पार्टी चुनाव जो है कांग्रेस नेतृत्व में लड़ेगी, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी नेतृत्व है उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सभी पार्टी, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें जो कि इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी है, एक चेहरा पहले डिसाइड होता है, उसके बाद पार्टी उसी के पीछे चुनाव लड़ती है। नहीं,
कभी भी नहीं। आप कोई भी हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है और उसके बाद हमारे विधानमंडल दल ने ही तय किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि चेहरा हमने पहले आगे रखकर कोई चुनाव लड़ा हो। और कार्यकर्ताओं का हाँ अपना जोश रहता है कि वो अपने नेताओं का चेहरा आगे रख कर लड़ते हैं चुनाव, लेकिन पार्टी ने कभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन क्या एक वजह यह भी मानी जाए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हम कई राज्यों में देख चुके हैं कि पार्टी के अंदर कुछ विवाद रहते हैं और अगर पहले नाम तय कर दिया जाए तो उसके वजह से विवाद ना हो, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया हो? नहीं, मैंने आपको कहा मेरी पार्टी की संस्कृति यही है, मेरी पार्टी की परिपाटी यही है। हर राज्य में हम पहले चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होता है। और हमारी पार्टी ने अपने समीकरणों को देखते हुए, यहाँ पर उत्तराखंड के जो राजनीतिक समीकरण है उनको देखते हुए सही निर्णय लिया है सही समय पर। जी, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी से विपिन कैंथुला भी जुड़ गए हैं। विपिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार प्रीति जी, यहाँ पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगी कि चुनाव से पहले जो कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है कि अभी वो लोग कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय नहीं करेंगे, पहले पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसको मुख्यमंत्री तय करना है, किसको मुख्यमंत्री तय नहीं करना है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस आलाकमान ने एक माह बाद गंभीर चिंतन और मनन के बाद उत्तराखंड के अंदर 5-5 प्रदेश अध्यक्षों की फौज खड़ी कर दी, उससे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के हालात क्या हैं। कांग्रेस के पास आज स्वीकार करने के लिए नहीं है कि कोई एक चेहरा, कोई एक व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। कांग्रेस आज 5 प्रदेश अध्यक्षों की फौज की बदौलत ये उत्तराखंड में राजनीति करना चाहती है। और जैसे ही घोषणा, उसके बाद उसके एक विधायक जी का बयान आया, कहते हैं हम पार्टी छोड़ देंगे। इस प्रकार से कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से देखो प्रीति जूझ रही है। और आप देखिए अभी जिस प्रकार से 6 माह का समय आएगा, 6 माह तक आते आते क्या हालात दल के होते हैं। देखिए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चेहरा होगा। पिछली बार कांग्रेस ने जिस चेहरे को लेकर के आई थी, उस चेहरे को उत्तराखंड की जनता ने अस्वीकार कर दिया और 2-2 सीटों से उनके मुख्यमंत्री के दावेदार जो हैं, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में विकास का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, उसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने वाली है। और निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है 60 पार, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी देखिए प्रीति, जहाँ हमारी पार्टी बूथ अध्यक्ष की कमेटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर हम ये देखते हैं कि गुटबाजी बहुत ज्यादा होती है, एक गुट के समर्थक दूसरे गुट के नेता को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी वजह है और यही एक कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्टी जो है प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और ये बाद में तय किया जाएगा। क्योंकि कुछ यहाँ पर जो हरीश रावत के समर्थक हैं उनका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये एक वजह बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, आखिर वो कौन होगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये कहा गया है कि जो पार्टी प्रमुख होंगे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के दौरे पर आप नेता कर्नल कोठियाल रहेंगे। उत्तराखंड एजेंडे पर युवाओं से संवाद किया है, युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और प्रदेश भर के युवाओं से बातचीत की जा रही है इस मसले को लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश भर के युवाओं से बातचीत की जा रही है। युवा संवाद कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। हल्द्वानी दौरे पर हैं आप नेता कर्नल कोठियाल और युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड एजेंडे पर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, युवा सांसद कार्यक्रम में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, जो युवा कार्यक्रम हो रहा है युवाओं के लिए, उनसे संवाद किया जा रहा है। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में फिर से कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है, रियायतों के साथ 1 हफ्ते और इसको बढ़ाया जा सकता है।
रात में आवाजाही को लेकर अब सख्ती बरतने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि 100% क्षमता के साथ इनको खोलने पर विचार किया जाए। कोविड कर्फ्यू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो प्रदेश में कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ सकती है। रियायतों के साथ 1 हफ्ते और कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है और रात में आवाजाही को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है। सरकारी दफ्तरों को 100% क्षमता के साथ खोलने पर विचार हो रहा है। कोविड कर्फ्यू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। प्रदेश की क्या स्थिति है, कितने केस फिलहाल कोरोना के एक्टिव हैं, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए प्रदेश में कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान रियायतें जरूर दी जाएंगी और कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जाएगा। रियायतों के साथ इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि सरकारी दफ्तरों को 100% क्षमता के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले के बाद पुलिस अब सख्त हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कांवड़ियों को जबरन घुसना महंगा पड़ेगा। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबरन घुसने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है और सख्त आदेश दिए गए हैं कि बॉर्डर्स को सील कर दिया जाए। कोई भी कांवड़िया हरिद्वार ना पहुंचे। अगर कोई पहुंचने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबरन घुसने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। बॉर्डर्स पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा दूसरी बार भी रद्द कर दी गई है। पिछले साल भी इसको रद्द किया गया था कोरोना संक्रमण के चलते और इस बार भी इसको रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में उत्तराखंड के बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है। अधिकारी कर्मचारियों की वहां पर तैनाती की गई है ताकि कोई भी बॉर्डर पार ना कर सके और हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा 2021 को पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर रद्द किया हुआ है, उसके चलते यहाँ पर जो भी कांवड़िया जो कि हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचेंगे उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश पारित किया हुआ है। और जगह जगह पर होर्डिंग लगाने के बाद वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कांवड़िया यहाँ पर जल्द कोई भी हरिद्वार के अंदर न आए और बॉर्डरों पर भी सख्त से सख्त चेकिंग की जा रही है। उसी के साथ पुलिस प्रशासन ने 900 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की हुई है, जिसके चलते उत्तराखंड के अंदर कहीं से भी कोई भी कांवड़िया हरिद्वार के अंदर न आ सके। जी प्रीति जी, यहाँ पर जो इतनी तैयारियां की गई हैं, बॉर्डर्स को सील किया गया है, क्या अब भी ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कांवड़िया पहुंचा है हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज से जो सावन के प्रथम दिन है, जिससे आज से सावन की शुरुआत हो जाती है, आज से कांवड़ यात्रा का 12 में वो होता है। यहाँ पर कांवड़िया पहुंचते हैं, लेकिन बॉर्डर पे सख्ताई होने के बाद अभी तक कोई कांवड़िया यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर जैसे ही कांवड़िया क्या बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं? ठीक है, हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं, सख्ती ज्यादा है, तो क्या बॉर्डर तक भी पहुंचे हैं? कोशिश की है कांवड़ियों ने? कुछ कांवड़िए बॉर्डर पे पहुंचे हैं, हल्की नोकझोंक के बाद उनको वापस भेज दिया गया है। जो भी कांवड़ लेने के मकसद से हरिद्वार की तरफ बढ़ रहा है उनको वहीं बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है और सख्त से सख्त हिदायत दी जा रही है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा स्थगित है, उसके तहत हरिद्वार में ना पहुंचे और हरिद्वार में जो लोग पहुंचेंगे उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था भी प्रशासन ने यहाँ पर क्या केवल 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा? इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान किया गया है अगर कोई जबरन घुसने की कोशिश करेगा तो उसके लिए? जी प्रीति, आपको बता दें कि अगर कांवड़ यात्रा के लिए कोई लोग श्रद्धालु जो भी हैं हरिद्वार की ओर आते हैं उनको 14 दिन तो क्वारंटाइन है ही और साथ में उनके ऊपर आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने खास हिदायत दी है और जगह जगह पर होर्डिंग लगाकर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के लिए सूचना आदान प्रदान और आसपास के पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ ही बैठक करके सबको निर्णय दिया गया है कि कांवड़ यात्रा 2021 हरिद्वार और उत्तराखंड में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। जी प्रीति।
जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से बैन है और कांवड़िए ना पहुंच पाए इसके लिए पूरी व्यवस्था बॉर्डर पर की गई है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। चीयर फॉर इंडिया। कश्मीर की वादियां, हिमाचल का आंचल, राजस्थान का मान, हरियाणा का रण, स्वर्ण मंदिर से राम मंदिर तक, राज्य की हर खबर देखिए स्टेट इन फोकस। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
बड़ी खबर आपको बता दें, थराली से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 7 दिनों से 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी और शहर में इस वजह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह गंदगी के अंबार लगने शुरू हो गए हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से थराली में गंदगी के अंबार लगना शुरू हो गए हैं। 7 दिन हो गए हैं, अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, काम का बहिष्कार कर रहे हैं और 11 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। सफाई कर्मचारियों के बाद अब शहर की जो सफाई का जिम्मा है वो यहाँ पर और लोगों ने उठा लिया है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सफाई नहीं कर रही हैं शहर की, जिस वजह से जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगने शुरू हो गए हैं। शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और वहीं अब सफाई कर्मियों के बाद नगर पंचायत ने मोर्चा संभाल लिया है। नगर पंचायत के सदस्य सफाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहने वाले हैं। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सुखबीर संधू और अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों को लंबित कार्यों को पूरा करने के आदेश दे सकते हैं। तो नैनीताल में अहम बैठक यहां पर होने वाली है। अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने के आदेश इस बैठक के जरिए दिए जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहने वाले हैं और इस दौरान विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे सुखबीर संधू। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जो काम लंबित हैं उनको पूरा करने का आदेश भी देंगे। बड़ी अपडेट आपको दे दें, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के सचिव रहने वाले हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और साथ ही जो काम लंबित हैं उनको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी पिछले कई सालों से पार्किंग की समस्या से जूझ रही है। शहर में पार्किंग निर्माण को लेकर हर साल बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन पार्किंग व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते शहर में आए दिन ट्रैफिक जाम से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और वहीं इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा है कि इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी इस बार पार्किंग का निर्माण पूरा ना होना विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है और इस संबंध में उन्होंने विभागीय मंत्री से भी पत्राचार के माध्यम से अवगत करवाया है और पार्किंग की कमी को देखते हुए इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाना चाहिए, मांग की गई है। बड़ी लापरवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा है और जिस तरीके से इन्होंने जो कार्य 3 साल में होना था उसको अब डबल कर दिया और उससे जो उसकी लागत है, क्योंकि जितना भी टाइम उसका बढ़ेगा उसकी लागत बढ़ेगी, उससे उसकी लागत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैंने अभी जो हमारे मंत्री हैं PWD के सतपाल महाराज जी, मैंने उनको एक पत्र लिखा है कि इस पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो जल्द कराया जाए। पर्यटक मसूरी में आते हैं, परेशान होते हैं, बहुत अत्यंत आवश्यकता पार्किंग की मसूरी में है और जो ये एक पार्किंग का उद्घाटन हुआ था तो मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द इस पार्किंग को कंप्लीट विभाग द्वारा कर देना चाहिए ताकि जो समस्या है पार्किंग की उसका समाधान हो सके। की सबसे बड़ी समस्या है और जो पर्यटक आते हैं वो जब पार्किंग ना होने की वजह से दर दर भटकते रहते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। तो माननीय मंत्री जी का प्रयास है कि बहुत जल्दी ये पार्किंग बनकर तैयार हो जाए और मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर तक ये पार्किंग बन जाएगी। लेकिन जो बात आती है कि कुछ विलम्ब इसमें हुआ है, मैं मानता हूँ कि कोविड की वजह से जो है इसमें कहीं विलम्ब हुआ है और जो अब है जो काम की गति है वो उसमें तेज़ी आएगी और नवंबर-दिसंबर तक ये पार्किंग बनकर जनता को समर्पित हो जाएगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, यहाँ पर पार्किंग की समस्या कहा जा रहा है कि कई सालों से बनी हुई है, अब तक निर्माण नहीं हो पाया है, क्या वजह इसकी देख पा रहे हैं और अब जब ये मुद्दा उठा है तो कब तक का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता जिस तरीके से मसूरी पर्यटक नगरी है और यहाँ पर जो है पर्यटक लगातार आता है, लेकिन जिस तरीके से मसूरी में सबसे बड़ी समस्या है
वो पार्किंग की है। और ये पार्किंग की जो समस्या है इसका हल भी निकाला गया 2015 में हरीश रावत की सरकार में जो है इसका शिलान्यास भी कराया जाता है, लेकिन अब 6 साल हो चुके हैं, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाहियां हैं और सरकार का या जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल को जो है इसका कारण बताते हैं। कोरोना काल के चलते यहाँ पे डिले या देर कह सकते हैं कि देर हो गई है, लेकिन अब जो है सरकार या जो आला अधिकारी है उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द इस पार्किंग का निर्माण कर दिया जाएगा। और बीते 6 साल हो चुके हैं, अभी तक ये पार्किंग का निर्माण नहीं होगा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6 साल से ये काम लंबित पड़ा है और आने जाने वाले पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब यहाँ पर लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।